हो गया। हे एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जो आपका केंद्र और राज्य संबंध है, यानी जो हमारा सेंटर है और जो हमारा स्टेट है, इन दोनों के बीच में जो हमारा रिलेशन है, उसी रिलेशन को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे जानते हैं कि हमें संविधान के किस भाग में पढ़ना है अपने सेंटर स्टेट रिलेशन को। ठीक है, तो यह हमारे संविधान के भाग आपके आपके 11 में है। ठीक है, यानी 11 पार्ट में हमें इसे पढ़ना है। अगर मैं आपसे आर्टिकल पूछूं कि हमारा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल हो जाएगा आपका आर्टिकल 245 से लेके हम लोग 293 तक क्या करेंगे, अपने सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो आपको टॉपिक पता चल गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी केंद्र और राज्यों के जो बीच में हमारा संबंध होता है उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब आपसे कोई पूछेगा कि इसे हम लोग संविधान के किस भाग में पढ़ेंगे, तो संविधान के भाग 11, आर्टिकल कोई पूछते, अनुच्छेद कोई पूछते, तो वह आपके 245 से लेकर 293 तक हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि हम लोग केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध होता है उसमें कैसे संबंधों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो हम लोग केंद्र और राज्य के बीच तीन तरह के संबंधों, मतलब तीन तरह के संबंध पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हाँ, ठीक है, तीन तरह के संबंधों पर चर्चा करेंगे। आपका पहला संबंध क्या होगा, देखिए पहला संबंध क्या होगा आपका, पहला हो जाएगा विधायी संबंध, विधायी संबंध। ठीक है, और हमारा दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक प्रशासनिक संबंध। ठीक है, और हमारा थर्ड क्या हो जाएगा आपका वित्तीय संबंध, वित्तीय। अभी से थोड़ा सा मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा कि हमें केंद्र और राज्यों के बीच में रिलेशन को पढ़ना है। तो हम लोग कैसे रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आपका सबसे पहला रिलेशन क्या आएगा, विधायी संबंध। विधायी संबंध, अगर मैं आपसे पूछूं कि विधायिका का मतलब क्या होता है, तो आप सबका जवाब आएगा कि मैम ऐसा बॉडी जो कि हमारे लिए क्या करता है, लॉ मेकिंग का काम करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अपने केंद्र और राज्य के बीच में हम लोग यह देखेंगे कि ऐसे कौन से विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार हमारे केंद्र को है, और ऐसा कौन सा विषय है जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो राज्य को है। क्योंकि होता क्या है ना कि कभी कभी दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जो हमारी राज्य है वह जैसे बोलती है ना कि जो हमारी आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, तो राज्य बोलती है कि इनको ना कंट्रोल करने का अधिकार हमें दिया जाए, क्योंकि ये जॉब कहाँ करते हैं, राज्य में करते हैं। तो इन पर कानून बनाने का अधिकार क्या किया जाए, राज्य बोलती है हमको दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार बोलती है नहीं, ये जो हमारा यूपीएससी है वो हमारे पास ही रहेगा। ठीक है, तो वैसा ही हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पर हमारा कानून पार्लियामेंट बनाता है, यानी केंद्र बनाता है, और ऐसे कौन से हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर क्या करती है, हमारी राज्य विधानमंडल कानून बनाती है। उन्हीं सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, संबंधों के बारे में आपके पहले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, विधायी संबंध में। ठीक है, फिर जो हमारा सेकंड है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक को अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, प्रशासनिक का मतलब अब कानून बन तो गया, लागू करना है किसका काम है, तो आपके प्रशासनिक यानी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं वह क्या करते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी उसे लागू करते हैं। तो अब ऐसे कौन से कानून है जो कि हमारे केंद्र द्वारा लागू किया जाएगा, कौन से राज्य द्वारा लागू किया जाएगा, उसको देखेंगे। फिर हमारा आता है वित्तीय संबंध, यानी देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और वह सरकार पैसा लेती कहाँ से, तो जनता से लेती है, टैक्स के माध्यम से। तो अब हम लोग आपके फाइनेंशियल रिलेशन में यह बात को पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर हमारा सेंटर टैक्स लगाएगा, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पर क्या करेगी हमारी स्टेट, यानी जो हमारी राज्य है वह टैक्स लगाएगी। तो उन्हीं सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अपने वित्तीय संबंध में जानेंगे। इसी में हम लोग आकस्मिक निधि क्या होता है, संचित निधि क्या होता है, सारी बातें हम लोग यहीं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना कि मैम हम लोग सेंटर और स्टेट रिलेशन की अगर मैं बात करती हूँ,
आपके सेंटर और हमारा जो स्टेट का रिलेशन है, अगर मैं इनके बीच के रिलेशन की बात करती हूँ तो इनके बीच के रिलेशन में हम लोग 3 तरह के रिलेशन देखेंगे। पहला विधायी संबंध, यानी ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कानून हमारी पार्लियामेंट बनाएगी, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कानून हमारी राज्य विधानमंडल बनाएगी। फिर हमने प्रशासनिक संबंध को देखना है, फिर हमें वित्तीय संबंध को देखना है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिन पर जो टैक्स है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। तो ठीक है, आपको ये आइडिया तो मिल गया ना कि हम लोग कितने तरह के संबंध के बारे में चर्चा करने वाले, क्योंकि ये बहुत से टॉपिक ना बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सेंटर स्टेट रिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, विधायी संबंध। यानी ऐसे कौन कौन से आधार है जिसपे हमने बंटवारा किया है कि इन विषयों पर हमारी केंद्र कानून बनाएगी और इन विषयों पर हमारी राज्य कानून बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला हेडिंग क्या होना चाहिए, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी संबंध। केंद्र, यहाँ पे लिखिए केंद्र एवं क्या, अच्छा, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी संबंध। विधायी संबंध, ठीक है, विधायी संबंध। अब हम लोग विधायी संबंध में क्या क्या चर्चा करने वाले हैं उसकी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, तो इसमें कितने आधार पर बंटवारा किया गया है उससे हम लोग देखते हैं। तो एक तो आपका पहला बंटवारा क्या होता है, हमें क्षेत्र के आधार पर देखने को मिलता है। पहला आपका क्षेत्र के आधार पर, यानी ऐसे कौन से क्षेत्र होंगे जहां पर आपके संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा, और ऐसे कौन से क्षेत्र होंगे जहां पर आपके राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला आपका आधार क्या हो गया मैम, एरिया के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अपने केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंधों को देखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, यानी क्षेत्र के आधार पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो अपने केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को देखने वाले हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्या आता है, सेकंड आ जाता है आपका विषय के आधार पर, यानी विषय के आधार पर, यानी कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिन पर कानून हमारा केंद्र बनाएगा, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिन पर कानून क्या बनाएगी, तो हमारी राज्य विधानमंडल बनाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, यानी विषय के आधार पे। अब हमारा एक लास्ट क्या बच जाता है, हम लोग कुछ ऐसे भी सिचुएशन देखने वाले हैं, यानी परिस्थिति देखने वाले हैं। जनरली होता क्या है कि राज्य सूची के विषय में क्या होती है कि हमारी राज्य कानून बनाती है, लेकिन हम लोग 5 ऐसी परिस्थितियां देखेंगे जब होता क्या है कि हमारे राज्य सूची के विषयों पर कौन कानून बनाती है, तो हमारी संसद बनाती है। वो 5 परिस्थितियां कौन सी है उसे भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्या होगा, कि राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। ये समझ में तो आ रहा है ना, संसदीय विधान, यानी हमने क्या बोला कि हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया और 3 सूचियां बनाई गई है। संघ सूची जिस पर कानून हमारी केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची जिस पर कानून हमारी राज्य सरकार बनाती है, समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है। लेकिन जब भी आपका कन्फ्लिक्ट होता है तो किसका कानून प्रभावी होता है, तो आपके सेंटर द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। ठीक है, तो वही आपसे हमने एक आपको थर्ड कंडीशन बताया है कि हमारे राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, यानी
हमारे कुछ ऐसी 5 परिस्थितियां हैं जहां पर क्या होगी कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो राज्य सूची के विषयों पर क्या करेगी, कानून बनाएगी। आपका पहला कंडीशन क्या हो जाता है उसे एक बार हम लोग मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए ऐसी 5 परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां परिस्थितियां है जहां पर राज्य सूची विषयों पर राज्य सूची विषयों पर आपकी संसद कानून बनाएगी, संसद कानून बनाएगी। अब वो 5 आपके कंडीशन कौन कौन से उसका एक बार नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपकी पहली कंडीशन कौन सी आ जाती है, अगर हमारी राज्यसभा क्या करती है, एक प्रस्ताव पारित करती है, उसे लगता है कि हाँ कोई एक ऐसा हमारा मुद्दा है जिस पर कि हमारी संसद कानून बनाए, तब ऐसी स्थिति में हो सकता है, ठीक है। तो जब राज्यसभा राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करे, ठीक है। यानी पहला हमारा कंडीशन क्या हो गया, जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करे। हमारा सेकंड कंडीशन क्या आ जाता है, सेकंड कंडीशन क्या आ जाता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो आप सबको पता है कि जब भी हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे जो स्टेट की सारी पावर्स होती है वह किसके पास चली जाती है, तो सेंटर के पास चली जाती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है, दौरान इस स्थिति में क्या होगा, तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, हमारे केंद्र सरकार का होगा। फिर जो हमारा थर्ड कंडीशन आता है दैट इज वो क्या होगा, देखिए वो हो गया हमारे, जब क्या होता है ना कि 2 या 2 से अधिक राज्य क्या करती है, वह प्रस्ताव पारित करती है कि राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बनाए, तभी भी हो सकता है, ठीक है। तो राज्यों के अनुरोध की स्थिति में, अनुरोध की स्थिति में, यानी हमारी जो स्टेट है वह क्या करती है, आपके पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा कोई मान लीजिए एक सब्जेक्ट, ऐसा मान लीजिए कोई आपका सब्जेक्ट है जिस पर क्या करें कि जो हमारी पार्लियामेंट है वह कानून बनाए, ठीक है। अब जो हमारा 4 कंडीशन आता है वह क्या आता है, आपके अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करना। यानी जब हमारे पर क्या होता है ना कि कोई इंटरनेशनल हमारा ट्रीटी होता है, अगर उसके बारे में कोई आपका कानून बनाना रहता है तो कौन बनाएगी, तो हमारी संसद बनाएगी। आपका चौथा कंडीशन हो गया। और जो हमारे 5वें नंबर की जो कंडीशन है वह क्या हो जाती है, आपकी हो जाती है जब हमारे देश में, हमारे भारत के किसी राज्य में क्या लगता है, आपका स्टेट इमरजेंसी। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान, राष्ट्रपति शासन के दौरान, ठीक है। तो ये 5 ऐसे कंडीशन हो गए जहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है, तो आपके संसद को हो जाता है। पहला क्या है, जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तीसरा, राज्यों के अनुरोध की स्थिति में। चौथा क्या हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करना हो अगर। और 5वां क्या हो जाता है, राष्ट्रपति शासन के दौरान, ठीक है। तो अब हम लोग, तो ये तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारा अब टॉपिक है वह क्या होगा, आपका क्षेत्र के आधार पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अब हम लोग क्षेत्र के आधार पे देखेंगे कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा, और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, एक बार देखते हैं। अब आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, क्षेत्र के आधार पे, क्षेत्र के
आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ठीक है। यानी क्षेत्र के आधार पर हमें क्या करना है, तो अपने संबंधों को देखना है। किसके संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में। तो देखिए अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे आपको आर्टिकल्स नहीं बताया है, आपको मैं एक बार आर्टिकल्स बता देती हूँ, ठीक है। कि ये जो हमारा विधायी संबंध है, इसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, तो आपको 245 से लेके आपके 255 तक हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अपने विधायी संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आपका 256 से लेके आपका 263 तक हम लोग क्या करेंगे, तो अपने प्रशासनिक संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमारा 268 से लेके 293 यानी 293 तक हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अपने वित्तीय संबंधों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब आर्टिकल्स को तो याद रखना जरूरी नहीं है ज्यादा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता भी नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जब हम लोग लेजिस्लेटिव रिलेशन को पढ़ने वाले हैं तो किस आर्टिकल्स के बीच में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो 245 से लेके 255 तक। फिर हम लोग अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को पढ़ने वाले हैं तो 256 से लेकर 263 तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर आपका फाइनेंशियल रिलेशन आ जाता है 268 से 293 तक, 293 तक। अब हम लोग अपने पहले संबंधों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या हमारा विधायी संबंध, आर्टिकल 245 से लेके 255 तक। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्षेत्र के आधार पर हमने कहा, तो क्षेत्र के आधार पर हमें क्या देखना है कि अब ऐसे कौन से एरिया है जहां पर संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा, और ऐसे कौन से एरिया है जहां पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा। तो देखिए अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उससे लिखना है और बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है और उसका प्रॉपर वे में नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि जब एग्जाम आए तो आप लोग एक अच्छे से रिवीजन करते चले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर ले रही हूँ, ज्यादा लंबा हो गया है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग लिखते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं और यहीं से लिखना आप लोगों को भी स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए, संसद द्वारा बनाया गया कानून, संसद द्वारा बनाया गया कानून, संसद द्वारा बनाया गया कानून हमारे देश के यानी हमारे पूरे देश में लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश में लागू होगा, या किसी देश के एक भूभाग पर भी लागू हो सकता है, या किसी देश के यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, या देश के किसी एक भूभाग पर लागू हो सकता है, ठीक है। किसी एक भूभाग पर लागू हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा कि मैम जब हम लोग एरिया के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर राज्य द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा, और ऐसे कौन से एरिया है जहां पर आपके सेंटर यानी क्या बोलते हैं भाई, केंद्र द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि मैम जब हमारी कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। तो संसद द्वारा बनाया गया कानून हमारे पूरे देश में लागू होगा, या क्या हो सकता है, देश के किसी एक भूभाग पर लागू हो सकता है। यानी जैसे मैं अगर आपको क्या समझाना चाहूं, अगर मैं आपको इंडिया का मैप लेके समझाना चाहूं, ठीक है। देखो ये हो गया हमारे इंडिया का मैप, थोड़ा सा सही नहीं बना लेकिन हमने कोशिश किया है अच्छा बनाने के लिए। तो हमने क्या कहा कि जो हमारी पार्लियामेंट है ना, अगर क्या करती है हमारी पार्लियामेंट, क्या करती है, लॉ को बनाती है। यानी हमारी क्या करती है पार्लियामेंट,
पार्लियामेंट क्या करती है? अगर पार्लियामेंट कानून को बनाती है तो हमारे इस भारत देश के सभी क्षेत्रों पर क्या होगा? लागू होगा। यानी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं आएगा, इसमें हमारा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, सारे आइलैंड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून मैम क्या होगा? तो हमारे भारत के सभी क्षेत्रों पर लागू होगा। या क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई हमारा एक प्रॉपर स्टेट हो सकता है। स्टेट कौन सा हो सकता है? मान लो हमारा बीच में एमपी आ गया, तो इस एमपी में भी क्या हो सकता है? केवल संसद द्वारा बनाया गया कानून क्या हो सकता है? लागू हो सकता है। यानी राज्य के किसी एक भूभाग पर भी क्या होगा? संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि मैम जो हमारी पार्लियामेंट है, अगर वह कानून बनाती है तो आपके संसद द्वारा बनाया गया कानून हमारे पूरे देश में लागू होगा। यानी वो स्पेस हो गया या आपका आइलैंड हो गया, हर जगह। या क्या हो सकता है? किसी एक भूभाग पर भी क्या हो सकता है? लागू हो सकता है। तो हमने अब संसद का तो देख लिया। अब हम लोग कहाँ आते हैं? अपने राज्य विधानमंडल पे आ जाते हैं कि जब हमारी राज्य विधानमंडल किसी कानून को बनाती है तो उसके द्वारा बनाया गया कानून कहाँ लागू होगा, कहाँ नहीं लागू होगा, कहाँ तक सीमित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा? राज्य विधानमंडल द्वारा विधानमंडल राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून केवल उस राज्य में ही लागू होगा, ठीक है। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून केवल उस राज्य में ही लागू होगा या उस राज्य के किसी एक छोटे से भूभाग पर, ठीक है। या उस राज्य के एक छोटे से भूभाग पर, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं? अपने पिक्चर मेथड से क्या करते हैं? थोड़ा सा मैप बनाकर समझते हैं। यानी हमने क्या कहा कि मैम जो हमारी राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी तो उसके द्वारा बनाया गया कानून हमारे केवल उस राज्य में लागू हो सकता है, या क्या हो सकता है? उस राज्य के किसी एक भूभाग पर क्या हो सकता है? लागू हो सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर अपने मैप को ड्रॉ करते हैं, अपने इंडिया का प्यारा सा मैप ड्रॉ करके, और मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये हमारा मैप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक स्टेट आ जाता है, मान लो कौन सा? ये हमारा तमिलनाडु हो गया और ये हमारा आंध्रा हो गया, ऐसे, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या कहा, मान लो ये हमारा क्या हो गया? आपका आंध्र प्रदेश हो गया। तो अब आंध्र प्रदेश की जो हमारी राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी तो केवल इस आंध्र प्रदेश में ही लागू होगा, ठीक है। या क्या हो सकता है कि आंध्र प्रदेश के एक छोटे से भूभाग पर क्या हो सकता है? लागू हो सकता है। अब आंध्र प्रदेश द्वारा बनाया गया कानून हमारे इस तमिलनाडु में क्या होगा? लागू नहीं होगा। तो वही बात हमने आपको क्या किया है? बताया है, ठीक है। दूसरा बात समझ में आ गया। तो हमने दो कंडीशन देख लिया। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि मैम मान लीजिए हमारा क्या होता है ना, कोई क्या होता है, कोई एक पर्सन है यानी व्यक्ति है, और वह हमारे भारत के क्या रहता है? केरला में रहता है। और वह केरला में रहता है और कोई अपराध करके कहाँ चला जाता है? मान लो कहाँ चला गया? कहाँ चला गया भाई? यहाँ पे उसको मालदीव मिला नजदीक, तो मालदीव में चला गया। तो अब उस व्यक्ति के लिए कानून कौन बनाएगा? क्या केरला की सरकार बनाएगी? मतलब केरला की जो हमारी राज्य सरकार है, क्या वह कानून बनाएगी? तो नहीं। अगर ऐसा कोई केस होता है तो उसके लिए कानून कौन बनाएगी? तो हमारी संसद बनाएगी। यानी हमने आपको थर्ड कंडीशन क्या बताया? अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान का मतलब क्या हो गया? अतिरिक्त क्षेत्रीय, थोड़ा सा एम लक्ष्मीकांत बुक को भी समझते जाना, ठीक है।
समझते चलना है। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान आपके बुक में लिखा गया है, इसका मतलब क्या हो गया, वही मैंने आपको समझाया। यानी हमारा कोई केरला का एक व्यक्ति है जो कि यहाँ से अपराध करके कहाँ चला जाता है, केरला से भागकर मालदीव चला जाता है। तो अब उस व्यक्ति के लिए जो भी कानून होगा बनाना होगा, वह कानून कौन बनाएगा, तो हमारी केरला की सरकार नहीं बनाएगी, कौन बनाएगी, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत की सरकार बनाएगी। तो वही हमने कहा है, आपसे क्या कहा है, अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान का मतलब क्या हो गया कि हमारे क्षेत्र के बाहर कोई भारत का व्यक्ति है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है, पार्लियामेंट को है, न कि उस राज्य सरकार की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि केवल संसद अकेले क्या कर सकती है, अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान पर कानून बना सकती है। तो आपको थर्ड कंडीशन में क्या लिखना है, यहाँ पे मैं अगर उसको कोशिश करूं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करती हूँ, ठीक है, कि केवल संसद ही क्या कर सकती है, अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान पर कानून बना सकती है। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, केवल संसद केवल संसद ही अतिरिक्त अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान पर क्षेत्रीय विधान, ठीक है, क्षेत्रीय विधान पर कानून बना सकती है। ये बात समझ में आ गया कि मैम हमारे जो एम लक्ष्मीकांत बुक में जो हमारा तीसरा पॉइंट बताया गया उसका मतलब क्या हो गया कि केवल हमारी पार्लियामेंट ही क्या कर सकती है, अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान पर कानून बना सकती है। उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है कि कोई केरला का व्यक्ति है, केरला में मर्डर वगैरह कुछ करके चला जाता है, मालदीव में रहना सोचता है कि अब तो मालदीव में जाएंगे तो बच जाएंगे, तो अगर उस व्यक्ति के लिए कुछ कानून बनाना होगा अपराध से संबंधित, तो केरला की सरकार नहीं बनाएगी, उसके लिए कानून कौन बनाएगा, यानी अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान का ये मामला हो गया। उसके लिए कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल क्या है, तो हमारे संसद के पास है। तो हमने 3 ऐसे क्षेत्र देख लिया कि ऐसे कौन कौन से हमारे क्षेत्र हैं जहां पर आपके संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा और राज्य विधानमंडल द्वारा, और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर किसी का अधिकार नहीं है, तो वहां पे कौन कानून बनाएगा, तो वहां पे हमारी केवल संसद कानून बनाएगी। अब लेकिन क्या है ना, इस संसद द्वारा बनाया गया कानून हमारे भारत के सभी क्षेत्र पर लागू होगा, हमने पहले कंडीशन में तो देखा, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन को देखते हैं। यानी संसद द्वारा बनाया गया कानून हमने पहले कंडीशन में क्या देखा कि हर क्षेत्र पर लागू होगा भारत के, लेकिन इसके क्या है, कुछ अपवाद है कि संसद के कुछ कानून ना क्या हो सकते हैं, हमारे भारत के किसी क्षेत्र पर लागू नहीं हो सकते। वो कौन सा है उसे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है अपवाद, अपवाद। ठीक है, अपवाद अपवाद। अब इससे हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या आपको बताया है, मैम अभी तो आपने पीछे बताया है कि हमारी जो पार्लियामेंट है ना, वह क्या करेगी, हमारे सबकी क्या है, सबके लिए कानून बनाएगी। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उसका कुछ अपवाद है, जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में क्या हो सकता है ना कि कभी कभी हमारे संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू नहीं हो सकता है, वहां पर किसका अधिकार है, तो हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसी केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो पहला एक्सेप्शन में आपको लिखना है, यानी हमारी जो फर्स्ट कंडीशन बनती है वह क्या बनती है कि मैम जो हमारे राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है, प्रदेशों में आपके शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए कानून बना सकते हैं, ठीक है, कानून बना सकते हैं।
बना सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया कि मैम हमने तो क्या अभी पीछे आपने तो पढ़ाकर आया है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वह हमारे आपके देश के पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। लेकिन आप यहाँ पर एक अपवाद बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं भाई, कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वह हमारे यूनियन टेरिटरीज में यानी केंद्र शासित प्रदेशों में आपके शांति यानी पीस, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं पीस, एंड क्या कर सकते हैं आपके प्रोग्रेस, प्रोग्रेस एंड हमारे गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के लिए क्या कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति खुद कानून बना सकते हैं, यहाँ पर संसद द्वारा बनाया गया कानून नहीं लागू होगा। ठीक है, अब हमने पहला एक्सेप्शन तो देख लिया, अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड एक्सेप्शन पे यानी अपने दूसरे अपवाद पे। देखिए दूसरे अपवाद में क्या है ना कि हमारे राज्यपाल को कुछ शक्ति दिया गया है कि वह क्या करेगी, सूचीबद्ध क्षेत्रों में, सूचीबद्ध का मतलब क्या हो गया, जो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया में वह क्या करेगी, संसद द्वारा बनाया गया कानून को लागू भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, या उसमें कुछ परिवर्तन करके लागू करेगी। मान लो जैसे हमारा एमपी हो गया, एमपी में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, तो वह एमपी के जो राज्यपाल है ना उनके पास यह विशेष प्रकार की शक्ति दी गई है कि वह संसद के किसी कानून को क्या करेगी, अपने उस ट्राइबल एरिया में नहीं भी लागू करेगी और उसमें लागू कर भी सकती है, या कुछ परिवर्तन यानी मॉडिफाई करके क्या कर सकती है उसमें लागू करेगी। जैसे आपने पंचायत में सुना होगा हमारा पेशा एक्ट, पेशा एक्ट क्या है कि हमारे ट्राइबल एरिया में क्या होगा, पंचायत नहीं लागू होगा, वहां पे परंपरागत शासन व्यवस्था ही चलेगा। ठीक है, तो उसी तरह क्या है, दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि राज्यपाल को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी कानून को सूचीबद्ध क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, ट्राइबल एरिया। ठीक है, सूचीबद्ध क्षेत्रों में लागू करे या ना लागू करे या उसमें परिवर्तन करके लागू करे। ठीक है, सूचीबद्ध क्षेत्रों में संसद के किसी कानून को सूचीबद्ध क्षेत्रों में लागू करे या न करे या उसमें क्या कर सकती है, परिवर्तन करके लागू कर सकती है, या उसमें परिवर्तन करके लागू कर सकती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया कि मैम हमने दूसरा एक्सेप्शन क्या पढ़ लिया कि हमारे राज्यपाल को यह विशेष शक्ति दिया गया है कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून को सूचीबद्ध क्षेत्रों में यानी ट्राइबल एरिया में उस कानून को लागू कर भी सकती है या नहीं भी लागू कर सकती, या उसमें कुछ परिवर्तन करके लागू करेगी। ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड कंडीशन पे, जिसमें क्या बोला गया ना कि जो हमारे असम के राज्यपाल है, असम में क्या रहते हैं, बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, तो बोला गया है कि जो हमारे असम के राज्यपाल है वह क्या करेंगे, संसद द्वारा बनाए गए कानून को उस ट्राइबल एरिया में लागू कर सकते हैं या नहीं भी लागू कर सकते, उनको यह विशेष शक्ति दिया गया। ठीक है, वह अपने हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, असम के राज्यपाल को यह शक्ति दिया गया है कि वह आपके संसद द्वारा बनाए गए कानून को, एक मिनट, देखिए हमने क्या कहा भाई कि असम के राज्यपाल को यह शक्ति दिया गया है कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून को संसद द्वारा बनाए
गए कानून कानून को जनजातीय क्षेत्र में लागू करे या न भी लागू करे, ठीक है, को जनजातीय क्षेत्र में लागू करे या न भी लागू करे, ठीक है। तो यह आपका क्या हो गया, एक तरह का एक्सेप्शन ही तो हो गया, अपवाद ही तो हो गया कि हम लोग एक तरफ क्या देख रहे हैं कि संसद द्वारा बनाया गया कानून हर जगह लागू हो रहा है, लेकिन दूसरे जगह क्या देख रहे हैं कि जो हमारे असम के राज्यपाल हो गए हैं उनके पास यह विशेष शक्ति दिया गया है कि वह जनजातीय क्षेत्रों में संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करे या न भी लागू करे, ठीक है। तो ये बात हो गया हमारा एक्सेप्शन, यानी जो हमारा केंद्र और राज्य के बीच में जो हमें संबंधों के बारे में पढ़ना था, हमने 3 आपको केस बताया था, कैसे कैसे पढ़ेंगे। पहला हमारा क्षेत्र के आधार पर हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या देखना है, दूसरा आपका क्या देखना है, विषय के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिन पर आपका कानून केंद्र सरकार बनाएगा, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिन पर जो कानून है वह कौन बनाएगी, तो आपकी राज्य सरकार बनाएगी। अब उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा अब देखने की कोशिश करते हैं एक बार। तो उसी को अब हम लोग क्या करेंगे, आपका देखेंगे। तो देखिए पहला आपका क्या हो गया, क्षेत्र के आधार पर हो गया, पहला आपका क्या हो गया, क्षेत्र के आधार पर हो गया, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या बचा है, आपका विषय के आधार पर, यानी अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स है जिन पर की कानून कौन बनाएगी, हमारी केंद्र सरकार बनाएगी, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कानून आपकी राज्य सरकार बनाएगी, और ऐसे कौन से कानून हैं जिन पर कानून आपकी केंद्र और राज्य दोनों बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको हेडिंग क्या देना है, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी अब हमें क्या करना है, तो अपने विषय के आधार पर क्या करना है, अपने संबंधों को देखना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए विषय के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स। तो देखिए आपका क्या किया गया है, तो हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच में क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है विषयों के आधार पर, ठीक है। और 3 तरह के सूची बनाए गए हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए संविधान के, देखिए यहाँ पे लिखिए संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, बंटवारा किया गया है, तथा 3 सूचियां बनाई गई है, तथा क्या किया गया है, आपके 3 तरह के सूची को बनाया गया है। एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, तथा 3 तरह की सूचियां बनाया गया है, बनाया गया है। अब हम लोग उन तीनों सूचियों को देख लेते हैं, ठीक है। आपकी पहली सूची कौन सी हो जाती है, तो मैम हमारी पहली सूची हो जाती है आपकी समवर्ती सूची, समवर्ती
समवर्ती सूची यानी सेंटर लिस्ट। फिर हमारी दूसरी कौन सी आ जाती है, आपकी दूसरी आ जाती है राज्य सूची। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, आपके पहले में क्या हो जाएगी, संघ सूची। ठीक है, मैंने इंग्लिश सही बोला है लेकिन मैंने हिंदी गलत लिख दिया। ठीक है, आपकी पहली कौन सी हो जाएगी, संघ सूची, सॉरी संघ सूची यानी सेंटर लिस्ट। ठीक है, फिर हमारी सेकंड कौन सी आ जाती है, आपकी राज्य सूची आ जाती है, राज्य सूची आ जाती है। एंड हमारी थर्ड कौन सी आ जाती है, आपकी समवर्ती सूची आ जाती है, समवर्ती सूची आ जाती है। तो ये बात आपको थोड़ा सा पहले से भी पता होगा कि हमारे केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। और तीन तरह की सूचियां बनाई गई हैं। पहला आपका संघ सूची हो गया, दूसरा आपका राज्य सूची हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया, समवर्ती सूची हो गया। अब देखिए आपके संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 99 यानी 99 विषय हैं। और आपके राज्य सूची में 66 यानी 66 विषय हैं। और आपके समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो 52 ऐसे विषय हैं जिन पर कानून कौन बनाएगी, आपकी केंद्र और राज्य दोनों बनाएगी। लेकिन जब दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो आपके केंद्र द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है, प्रभावी यानी लागू होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, आपके संघ सूची पर कानून, संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार या ऐसे लिख लीजिए पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, संघ सूची पर कानून पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, और आपके राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगी, तो आपकी बना देगी राज्य विधानमंडल। राज्य सूची पर, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बनाती है, कानून बनाती है। और आपके समवर्ती सूची में कौन बनाती है, तो केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाती है। यहाँ पे लिख लीजिए केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाती है, दोनों कानून बनाती है। अब यहाँ पे लिख लीजिए आपका विवाद होने पे यानी कन्फ्लिक्ट अगर होता है, कन्फ्लिक्ट होने पर, कन्फ्लिक्ट अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो किसके द्वारा बनाया गया कानून आपका प्रभावी होगा, तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा, प्रभावी होगा। कन्फ्लिक्ट होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा, प्रभावी होगा। ठीक है, इतना आपको पता चल गया कि मैम जब अब हम लोग ये देखेंगे कि आपके संघ सूची में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कानून आपकी संघ सरकार या पार्लियामेंट बनाएगी, और आपके राज्य सूची में ऐसे कौन से विषय हैं जिस पर आपकी जो कानून है वो राज्य विधानमंडल बनाएगी, और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं जिन पर कानून ये आपकी केंद्र और राज्य दोनों बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा हेडिंग में संघ सूची, संघ सूची। तो इस पर कानून कौन बनाएगी, तो सबको पता है भाई हमारी केंद्र सरकार बनाएगी। तो अब ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आप केंद्र सरकार कानून बनाएगी उसे थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्या हो जाता है, बैंकिंग हो जाता है। बैंकिंग यानी जो हमारी बैंक है, बैंकों के लिए कानून कौन बनाएगा, तो हमारी केंद्र सरकार बनाएगी। फिर हमारा रेलवे आ जाता है, रेलवे आ जाता है। फिर हमारा क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन यानी संचार, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन। फिर हमारा बीमा आ जाता है यानी बीमा, LIC जैसे हो गया। फिर हमारा करेंसी आ जाता है यानी मुद्रा, करेंसी। ठीक है, फिर हमारा न्यूक्लियर एनर्जी आ जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी।
न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनर्जी। और हमारा क्या आ जाएगा, आपके फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, यानी विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी मामले। तो ये ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स हो गए जिन पर कानून कौन बनाएगा, तो हमारा संघ यानी संघ सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। कौन कौन से हो गए, एक बार उनका हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, ठीक है। एक तो आपका बैंकिंग हो गया, यानी जो बैंक है, बैंकों के लिए कानून कौन बनाएगी, तो हमारी केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, आपका रेलवे हो गया, रेलवे के लिए कानून आपकी केंद्र सरकार बनाएगी। तीसरा आपका कम्युनिकेशन यानी संचार हो गया। फिर हमारा चौथा आपका बीमा यानी जो हमारा LIC होता है उससे। फिर आपका पांचवा करेंसी हो गया, मुद्रा, न्यूक्लियर एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स यानी जो हमारे विदेशी मामले हैं उसके लिए भी कानून कौन बनाएगा, तो आपकी संघ सूची यानी केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आपके राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं। राज्य सूची, और एक हमारा यहाँ पे छूट गया है कि जो हमारा जनगणना होता है यानी जो हमारी सेंसस होती है उस पर भी कानून कौन बनाती है, तो हमारी केंद्र सरकार ही बनाती है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये आप जनगणना लिख लीजिए, ठीक है, जनगणना यानी जो हमारा सेंसस है उसके लिए भी कानून कौन बनाएगा, तो आपकी बनाएगी केंद्र सरकार। अब आते हैं हम लोग अपने राज्य सूची के विषय पर, कौन कौन से कानून यहाँ पे हमें देखने को मिलता है यानी सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपका एक तो पुलिस हो जाएगा, पुलिस व्यवस्था। दूसरा क्या हो जाता है हमारा जन स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ, ठीक है। फिर हमारा क्या आ जाता है, साफ सफाई। आपका कृषि आ जाता है यानी एग्रीकल्चर आ जाता है। आपका मत्स्य पालन आ जाता है, मत्स्य यानी मत्स्य, ठीक है। ये सब किसके सब्जेक्ट्स है, तो आपके राज्य सूची के। फिर आपका क्या आ जाता है, हमारा पुलिस हो गया, जन स्वास्थ्य हो गया, साफ सफाई हो गया, कृषि हो गया, मत्स्य हो गया। और आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फिर आपका जेल हो गया, जेल। अब आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारी जेल होती है वह किसके अंडर में होता है, तो यह किसके अंडर में होता है, आपके राज्य सरकार के अंडर में होता है, ठीक है। तो आपका जेल हो गया। फिर आपका क्या आ जाता है, स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कानून कौन बनाती है, तो हमारी राज्य सरकार बनाती है। यानी पुलिस हो गया, जन स्वास्थ्य हो गया यानी पब्लिक हेल्थ हो गया, साफ सफाई हो गया, कृषि हो गया, आपका मत्स्य हो गया, जेल हो गया। जेल को बहुत अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, कि मैम जो हमारा जेल होता है वह किसके अंडर में होता है, तो आपके राज्य सरकार के अंडर में होता है, ठीक है। फिर हमारा लोकल गवर्नमेंट आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि आपके समवर्ती सूची में कौन कौन से ऐसे विषय हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ना एक नोट लिखना है कि हमारे ना 5 ऐसे विषय थे जो कि पहले राज्य सूची में हुआ करते थे, लेकिन उसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या कर दिया गया, समवर्ती सूची में रख दिया गया, ठीक है। तो उसे यहाँ पर ना आप लिख लीजिए और वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे एक आपको नोट बनाना है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में रख दिया गया। अब कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट से उसे देखना है, ठीक है। 5 विषयों को समवर्ती सूची में रख दिया गया है, ठीक है, समवर्ती सूची में रख दिया गया है। अब ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है उसे देखना है। तो देखिए आपका पहला क्या आ जाता है, पहला आ जाता है आपका शिक्षा यानी एजुकेशन,
शिक्षा। शिक्षा पहले क्या हुआ करता था, राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन हमने क्या किया, आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया, इस राज्य सूची के विषय से हमने क्या कर दिया है, हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया। क्योंकि ना कोई कोई राज्य क्या करता है ना, बोलता है कि हम तो अपने यहाँ पे शिक्षा का लेवल ये रखेंगे वो रखेंगे, तो पूरे देश में शिक्षा हमारी एक समान हो, उसके लिए हमने क्या किया है, एजुकेशन को क्या किया है, समवर्ती सूची में रख दिया है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएगी। ठीक है, फिर हमारा दूसरा क्या आता है, वन। वन आता है। ठीक है, वन को हमने क्यों रखा है समवर्ती सूची में, क्योंकि होगा क्या ना कि हम लोग क्या बोलते हैं, यानी हमारी सरकार क्या बोलती है कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें 33% वनों की जरूरत है, लेकिन कोई राज्य सरकार बोलती है कि हम तो इतना वन लगाएंगे ही नहीं, तो ऐसे पे क्या हो जाएगा, हमारे कुछ ज्यादा कुछ हानि हो सकता है, हानि तो नहीं होगा लेकिन पेड़ लगाना क्या अच्छी बात है, तो इसलिए हमने वन को क्या किया है ना, राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में डाल दिया है। फिर आपका तीसरा क्या आ जाता है, तीसरा आ जाता है नाप तौल। तीसरा नाप एवं तौल, यानी हमने इस नाप एवं तौल को क्यों राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया, क्योंकि देखिए कहीं कहीं पर क्या होगा ना कि कोई राज्य है, कोई 5 किलो इतना बोलेगा, कोई 5 किलो इतना बोलेगा, तो हर राज्य 5 kg का जो पैरामीटर है उसको अलग अलग ना करे, इसलिए हमने क्या किया है, नाप एवं तौल को क्या किया है, समवर्ती सूची में रख दिया है। फिर आपका चौथा क्या आ जाता है, चौथा आ जाता है वन्य जीव। वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण। पक्षियों का संरक्षण। और एक आपका पांचवा आ जाता है न्याय का प्रशासन, यानी न्याय का प्रशासन। न्याय का प्रशासन। ठीक है, अब ये आपके हो गए संघ सूची, राज्य सूची, और जो नोट्स थे हमने आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग अपने समवर्ती सूची पे कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जो कि आपके समवर्ती सूची में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तो आपके समवर्ती सूची में कौन कौन से सब्जेक्ट है एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाता है विवाह एवं तलाक के कानून, यानी जो हमारे विवाह है और तलाक के कानून है वह कहाँ जाते हैं, आपके समवर्ती सूची में। तो एवं यहाँ पे लिख लीजिए विवाह एवं तलाक। विवाह एवं तलाक, और क्या आ जाता है आपका, और आ जाता है आपका आर्थिक एवं सामाजिक योजना। आर्थिक एवं सामाजिक योजना। अब थोड़ा सा ना मेरे साथ में लिखते चलना है, क्योंकि बुक में दिया है तो बुक की बातें बुक में ही रह जाएगी, इसलिए मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता रही हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि मैम जो हमारा विवाह एवं तलाक जो हमारा सब्जेक्ट है वह आपकी समवर्ती सूची का है, और जो हमारे आर्थिक एवं जो हमारी सामाजिक योजना है वह किसके अंतर्गत है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। फिर हमारा क्या आ जाता है बिजली। बिजली आपसे कोई पूछेगा किसके अंतर्गत है, तो आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत है, बिजली हो गया। फिर आपका क्या हो गया श्रम कल्याण, यानी श्रम कल्याण। श्रम कल्याण। ठीक है, और भी आपके कुछ कुछ सब्जेक्ट्स है उसको एक बार ना आप बुक में देखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके सब्जेक्ट्स थे जो कि हमने आपको क्या कर दिया है, लिखवा दिया है। तो हमने आपके आज 2 रिलेशन के बारे में चर्चा किया, यानी एक तो हमने देखा आपके क्षेत्र के आधार पर, दूसरा हमने क्या देखा विषय के आधार पर। जो हमारा तीसरा आज टॉपिक है जो कि बच गया है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, उससे हम लोग क्या करेंगे अगले दिन चर्चा करेंगे, और जो भी आपकी और रिलेशन बच गया है हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में उसे भी क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जहां पर भी डाउट होगा आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा। और तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।